हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको समकालीन विश्व की राजनीति वाली किताब के अंतर्गत पाठ का नाम है शीत युद्ध के वो दो ध्रुवीयता का अंत। और दो ध्रुवीयता के अंतर्गत चौथी क्लास है ये। चौथी क्लास के अंतर्गत मैं आपको कराऊंगा कि मिखाइल गोर्बाचेव यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बारे में बताऊंगा। सोवियत संघ के विघटन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ था, यहां तक मैंने पिछली क्लास में अपना टॉपिक खत्म किया था। तो प्रिय दोस्तों, मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। इससे आगे की बात है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, लेकिन सोवियत संघ के विघटन से पहले ही किसकी एंट्री हो जाती है? मिखाइल गोर्बाचेव की एंट्री हो जाती है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव रूस का ही एक नेता है। और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इससे पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे 1980 के दशक के मध्य में। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे 1980 के दशक के मध्य में। फिर बाद में इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और जनता से वादा किया। जो ये पार्टी सत्ता में 70 साल तक बनी हुई थी, तो ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। जो इन्होंने वादे दिखाए थे गणराज्यों को, सोवियत संघ 15 राज्यों का गणराज्य था, 15 गणराज्यों का एक देश था। और इसने जो वादे दिखाए थे कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो उन वादों पर खरे नहीं उतर रहे थे। और दूसरी बात, इन पार्टी के नेताओं को यानी कि सोवियत संघ के कार्यकर्ताओं को विशेष सुविधाएं मिली हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं जनता के प्रति लापरवाह हो गए थे। ये मतलब जिम्मेदारी से कार्य कर नहीं रहे थे। ये जनता में उभार देखने को एक कारण ये मिला विघटन का सोवियत संघ के। और दूसरा कारण ये था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी भी जवाबदेही नहीं रही। 70 साल तक इन्होंने इनके ऊपर राज्य किया और वो उनके प्रति जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और यानी कि विकास के मामले में ये पश्चिमी देशों से पिछड़ रहे थे। ये जनता अच्छी तरह से जान चुकी थी। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार के प्रयास किए तो फिर उसका विघटन क्यों हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव के विघटन के मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव गोर्बाचेव के सुधार के बावजूद सुधार के बावजूद सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, विघटन क्यों हुआ। यहाँ पर प्रिय दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1980 के दशक के मध्य में ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो जब वहां ये कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं हो रही थी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा था और भेदभाव वाली नीति भी चल रही थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पुरानी नीति के तहत फायदा मिल रहा था, विशेष अधिकार प्राप्त थे और जनता को नहीं मिल रहे थे, आम जनता को प्राप्त नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव भी। दूसरी बात, पश्चिमी देशों के मुकाबले ये अपनी विकास नहीं कर पा रहे थे और इन देशों के अंतर्गत यानी कि यूएसएसआर के अंतर्गत जो सत्ता मतलब जो उत्पादन के साधनों पर समाजवादी व्यवस्था थी। तो इन्होंने देखा कि पूंजीवादी देश हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो इस पिछड़ने के कारण भी इनका जनता का धैर्य जवाब दे चुका था। तो इस कारण से सोवियत संघ के विघटन के कुछ कारण बने, लेकिन ये कारण तो थे ही। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने जब जनता से सुधार का वादा किया तो फिर वो क्यों नहीं बचा पाया उसको, यूएसएसआर को। यूएसएसआर क्यों विघटित हुआ, इसके ऊपर ही मैं आज आपको बात बताऊंगा। प्रिय दोस्तों,
इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार के प्रयास किए। इनकी सुधार की जो रणनीति थी वो धीरे धीरे थी, और मेरी नजर में देखा जाए तो धीरे धीरे विकास करना ही, मतलब कहीं ना कहीं एक हद तक झटके में काम करना और एक उसमें तो थोड़ा अंतर होता है। इनका धीरे धीरे अच्छे से कार्य करना इनके दिमाग में था, लेकिन जनता ऐसे इनसे विकास नहीं करवाना चाह रही थी। यूएसएसआर की जनता चाह रही थी कि तीव्र गति से विकास हो, धीमी गति के विकास पर ये बल नहीं देना चाहते थे। इनका जनता का कहना था यूएसएसआर की कि तीव्र गति से विकास हो, और इधर जनता इनके खिलाफ हो गई। किसके? मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। दूसरी बात, इन्होंने देखा कि भाई इनके जो अंदरूनी गतिविधियां चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत ही, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ही खुद इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। उनका ये कहना था मिखाइल गोर्बाचेव बहुत तीव्रता दिखा रहे हैं सुधारों के अंतर्गत, क्योंकि उनको यह भय था कि पुरानी व्यवस्थाओं के तहत हमको जो विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं वो विशेष अधिकार हमारे हाथ से जल्दी निकल जाएंगे। प्रिय दोस्तों, ये आमना सामना हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी संघर्ष को ये नहीं रोक पाए। दूसरी बात ही, अब तक जो पार्टियां इनको दबाते आ रही थी, इनके विद्रोहों को, मिखाइल गोर्बाचेव ने उन विद्रोह को दबाने का भी इतना प्रयास नहीं किया था। तो ये सबसे मेन कारण रहे। एक तो जनता इनके विरोध में हो गई, जनता चाह रही थी कि तीव्र गति से विकास होना चाहिए, और इधर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ही खुद चाह रहे थे कि तीव्र गति से विकास ना हो, क्योंकि वो चाहते थे कि धीरे गति से हो तो हमको विशेष अधिकार मिले रहेंगे। इधर जनता चाह रही थी कि तीव्र गति से विकास होना चाहिए। इन दोनों में टकराव होने की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों के बावजूद भी 26 दिसंबर 1991 में 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया, का विघटन, ये आपको ध्यान रखना। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, डेट वाइज भी पूछ सकते हैं। कि आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यूएसएसआर भी बोलते हैं इसको। प्रिय दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम निकल करके आते हैं। परिणाम किसके? सोवियत संघ के विघटन के, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, विघटन के परिणाम, परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के अंतर्गत इसके मुख्य रूप से 3 परिणाम निकल करके आए। कितने परिणाम निकल करके आए? 3 परिणाम। 3 परिणाम निकल करके आए। सोवियत संघ के विघटन के कितने परिणाम निकल करके आए? सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम निकल करके आए। सोवियत संघ के विघटन के विघटन हुआ तो सीधी सीधी बात है, जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौर का अंत हो गया। विचारधारा के आधार पर पूर्वी विचारधारा श्रेष्ठ है या पश्चिमी विचारधारा जो श्रेष्ठ है, उस विचारधारा का अंत हो गया। शीत युद्ध के दौरान आपसी पूर्वी और पश्चिमी देशों में सशस्त्र बनाने की जो होड़ बनी हुई थी, उस होड़ का अंत भी हुआ। अपनी अर्थव्यवस्था को श्रेष्ठ बताने का दौर भी अंत हुआ कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ है, पूर्व की अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ है या पश्चिम के देशों की अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठ है। तो जो आपसी पूरी दुनिया जो 2 गुटों में बटी हुई थी, पश्चिमी देश अपने प्रभाव में लाना चाहते थे, पूंजीवादी बनाना चाहते थे, और वो पूर्वी देश पूर्वी विचारधारा में लाना चाहते थे, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में लाना चाहते थे, और पश्चिमी देश पूंजीवादी व्यवस्था में लाना चाहते थे। और ये दौर जो चला, इससे सशस्त्र की होड़, कूटनीति के आधार पर, राजनीति के आधार पर आपस में जो संघर्ष बना हुआ था, वो एक संघर्ष का विराम हो गया। पहला परिणाम आपको ये बताना है। और नई शांति का उदय हुआ। जब
एक पक्ष रह गया अमेरिका और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद एक शांति का उदय हुआ। जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसका अंत हुआ, और उसके अंत होने के वजह से दोनों गुटों के मध्य में जो सशस्त्र की होड़ थी, कूटनीति के आधार पर, राजनीति के आधार पर आपस में जो विचारात्मक भेदभाव बने हुआ था, विचारों की जो दो धार चल रही थी, पूर्वी विचारधारा पश्चिमी विचारधारा, उसका भी अंत हुआ। तो कहीं ना कहीं जो बड़े स्तर पर हमको उग्र रूप जो देखने को मिल रहा था वो शांत हुआ। तो शांति का सद्भाव हुआ, पहला परिणाम तो यह है। दूसरा परिणाम यह है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के बाद राजनीतिक शक्ति संबंध बदल गए। राजनीतिक शक्ति संबंध बदलने का मतलब है, पहले दुनिया के सामने दोनों के किसी न किसी पक्ष में जाने का वो था दिमाग कि भाई हम पूर्वी विचारधारा में जाएं या पश्चिमी विचारधारा के, अमेरिका के साथ जुड़े या सोवियत संघ के साथ जुड़े। और ये दोनों देश आपस में होड़ लगाए हुए थे, उसका अंत हुआ। अब राजनीतिक शक्ति संबंध बदल गए, और राजनीतिक शक्ति संबंध बदलने की वजह से अब इनके पास में ये था कि अमेरिका एक महाशक्तिशाली संपन्न वो महाशक्तिशाली देश बन गया। तो अमेरिका अपना प्रभाव दिखाने लग गया राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। और आप देखते भी हैं ज्यादातर अमेरिका ने अपना प्रभाव जमाया भी रखा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत आपने देखा होगा पूंजीवादी व्यवस्था ही चलती है। और आगे मैं बताऊंगा कि मतलब शॉक थेरेपी क्या है, तो उसमें आप अपने आप ही आपको पता पड़ जाएगा कि अमेरिका का प्रभाव बढ़ा था। तो प्रिय दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया अब एक गुट में चली गई थी, एक समूह में चली गई थी। पूरी दुनिया दो ध्रुवों की जगह पर एक ध्रुव बन गया, और एक महाशक्तिशाली बची अमेरिका, उसका प्रभाव बढ़ने लग गया। तो आपके समझ में आया होगा जो विचारधारात्मक लड़ाई थी। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया दो ध्रुवों की जगह एक ध्रुवीय बन गई, और एक ध्रुवीय की तरफ अमेरिका की तरफ, और अमेरिका की यानी कि व्यवस्थाओं को बेहतर किए माना जाने लग गया और उनको अपनाने लग गए। तीसरा परिणाम यह था कि नए देशों का उदय हुआ। अब ये नहीं था कि पूर्वी देशों की तरफ जाया जाए या पश्चिमी देशों की तरफ जाया जाए। अब तो ये था भाई तुम्हारा जहां उचित लग रहा है आप उनके साथ शक्ति संबंध बना सकते हैं। रूस और मध्य गणराज्य, रूस के साथ में यानी कि मध्य गणराज्य जो थे, मध्य गणराज्यों ने क्या किया था, मध्य गणराज्यों ने रूस तथा अमेरिका और अन्य देशों के साथ शक्ति संबंध बनाए। इधर पूर्वी यूरोप के देश और बाल्टिक गणराज्यों ने नाटो का सदस्य बने और यूरोपीय संघ के सदस्य भी बने। तो इस तरह से तीसरा परिणाम ये निकल करके आया। फिर से सुन लो, नए देशों का उदय हुआ, और नए देशों के उदय के साथ में जो रूस था, और जो रूस और यूरोपीय संघ के जो देश थे, सोवियत संघ, वो यूरोपीय संघ के जो देश थे, वो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, यानी कि रूस और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वो नाटो के सदस्य बने। किसके बने? नाटो के सदस्य। तो आगे चल करके जो मध्य गणराज्य थे, मध्य एशियाई गणराज्य, वो अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए उन्होंने, रूस के साथ भी संबंध बनाए, अन्य देशों के साथ भी उन्होंने संबंध बनाए। तो इस तरह से इसके तीन परिणाम निकल करके आए। किसके? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम तीन। प्रिय दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बाद मैं आपको बता दूं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है कि भाई शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। शॉक थेरेपी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई सोवियत संघ के अंतर्गत जो चल रहा था, और सोवियत
उसके अंदर जो चल रहा था यूएसएसआर के अंतर्गत, तो यूएसएसआर के अंतर्गत जो व्यवस्था थी वो साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ आए। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी का अर्थ, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका अर्थ क्या होता है? पहले इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, फिर इसको ये पटरी पर लाने का प्रयास किया, उसको बनाने का प्रयास किया। ये एक निर्देशित मॉडल है। क्या है? ये निर्देशित मॉडल है, निर्देशित मॉडल। ये निर्देशित मॉडल है, और ये निर्देशित मॉडल किसका है? ये है विश्व बैंक, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय, वो विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष, ये इसका मॉडल है। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मॉडल है। इन्होंने मॉडल दिया था ये, और ये मॉडल अपनाने, और इसमें, इस मॉडल में व्यवस्था क्या थी? इस मॉडल में व्यवस्था थी कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। किस व्यवस्था को अपनाया जाए? पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, अपनाया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई इस शॉक थेरेपी के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जनता वहां की चाह रही कि तीव्र गति से विकास होना चाहिए। तो विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इन्होंने एक मॉडल बना करके दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, इस समाजवादी व्यवस्था को, यूएसएसआर के अंतर्गत जो समाजवादी व्यवस्था चलती थी, उस व्यवस्था को हटा करके पूंजीवादी व्यवस्था लाओ, यानी कि सरकारी सेक्टर से हटा करके प्राइवेटीकरण करो सबको। और ये तीव्र गति से किया इन्होंने। धीमी गति से करते तो शायद व्यवस्थाएं इतनी तहस नहस नहीं होती। इन्होंने वो तुरंत प्रभाव में लाए, सारी चीजों को प्राइवेट किया गया सरकारी क्षेत्र से, और वो लाइन पर, पटरी पर बैठ नहीं पाया इनका। इस व्यवस्था, इस वजह से यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी पूर्ण रूप से तहस नहस हो गई। अब इन्होंने सोवियत संघ के विघटन के अंतर्गत, सोवियत संघ का 1 नंबर का तुमसे क्वेश्चन पूछे कि सोवियत संघ का, शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, तो शॉक थेरेपी में आपको अर्थ बताना है 1 नंबर में, आघात पहुंचा करके, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये इतना लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यदि आपको 1 नंबर से ज्यादा में पूछा जाता है, ज्यादातर 1 ही नंबर का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। यदि आपको 3 नंबर में पूछने लग जाए या 2 नंबर में पूछने लग जाए, तो आप लिख सकते हैं कि ये अमेरिका, यानी कि विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल था। इस व्यवस्था में ये सुझाव दिया गया था कि समाजवादी व्यवस्था की जगह पर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, और इस व्यवस्था में ये किया गया कि सामूहिक जो खेती होती थी उसको पूंजीवादी व्यवस्था के तहत खेती की जाने लग गई। जहां सरकार का नियंत्रण था वहां सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत हुई। तो इसमें मुक्त बाजार व्यवस्था पर बल दिया गया, मुक्त बाजार व्यवस्था पर, मुक्त बाजार व्यवस्था अपनाई गई, व्यवस्था अपनाई गई, अपनाई, ये हम अपनाए। हम क्या लिख सकते हैं? शॉक थेरेपी की विशेषताएं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विशेषताएं। मुद्रा का परिवर्तन किया जाए, मुद्रा का विवर्तन, दूसरे देशों में परिवर्तन हो, दूसरे देशों में परिवर्तन हो, में परिवर्तन हो।
परिवर्तन हो। यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक देश की मुद्रा एक ही देश में चलेगी, वो दूसरे देश में भी चले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुक्त बाजार व्यवस्था, और इन्होंने व्यापार पर बल दिया, व्यापार पर बल दिया, यानी कि अर्थव्यवस्था व्यापार पर बल दिया। इनका कहना था कि यदि भाई आपको पैसा कमाना है तो पैसा उत्पन्न करने के लिए आपको बेहतर से बेहतर व्यापार करना पड़ेगा, और व्यापार के लिए मुक्त व्यापार की व्यवस्था, किसी तरह का टैक्स नहीं है, मुक्त व्यापार की व्यवस्था की, मुक्त व्यापार की व्यवस्था व्यवस्था इन्होंने सामूहिक खेती कराई, सामूहिक खेती की जगह, सामूहिक खेती की जगह पूंजीवादी, सामूहिक खेती की जगह कौन सी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए? पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब समझ रहे हैं, इनका शब्द तुम्हें पता होनी चाहिए। सामूहिक खेती, समाज के लोग मिलकर के जो खेती करें, सामूहिक खेती होती है। पूंजीवादी प्राइवेटीकरण में कर दिया, हर क्षेत्र प्राइवेट में दे दिया। तो ये था शॉक थेरेपी। आपको शॉक थेरेपी में ये बताना पड़ेगा। इससे रूस की जो रूबल मुद्रा थी उसमें नाटकीय गिरावट, उसकी गिरावट आई, और इससे क्या हुआ, खाद्यान्न की समस्याएं प्रकट हो गई। खाद्यान्न नहीं रहा इनके पास में, खाने के लिए गेहूं मतलब अनाज तक नहीं रहा। ये मैं आपको उसमें बताऊंगा, इसमें परिणामों के अंतर्गत कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकल के जाए। आप पहले शॉक थेरेपी समझिए। शॉक थेरेपी का मॉडल पूंजीवादी व्यवस्था में क्यों अपनाया गया? इनका कहना था कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व के देश, पूरे विश्व के देश, पूरे विश्व के देश कौन सी व्यवस्था अपनाए? पूरे विश्व के देश पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए। पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था, मोड़ना था, मोड़ना था, मोड़ना था। यानी कि पूरी दुनिया को, इनका उद्देश्य था कि दुनिया को पूरी को किसकी तरफ ले जाया जाए? पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जाया जाए, और समाजवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। किसको कर दिया जाए? समाजवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। ये इनका विशेषताओं के अंतर्गत ही आ जाएगा। इनका उद्देश्य था कि भाई इनका सोवियत संघ की संरचना को, सोवियत संघ की संरचना को पूर्ण रूप से नष्ट करना था, संरचना को पूर्ण रूप से नष्ट करना था, पूर्ण रूप से नष्ट करना था, करना था। आप ये चीज बताने पड़ेगी आपको। और खेती को मैंने आपको बता दिया, उदारीकरण की इसमें नीति अपनाई जाएगी। किसकी नीति अपनाई जाएगी? उदारीकरण। कि भाई जब आप व्यापार कर रहे हैं तो उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब है आपको नियम कानूनों में छूट देनी पड़ेगी। नियम कानूनों में छूट देंगे ताकि विदेशी कंपनियों को यहाँ पर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में कंपनियों को छूट दी जाए कि वो वहां पर अपना व्यापार स्थापित कर सके, अपनी कंपनी स्थापित कर सके। तो ये सुविधा की गई उदारीकरण के अंतर्गत। उदारीकरण होता क्या है? नियम कानूनों में ढील देना, उदारता का व्यवहार करना। कठोर रवैया ये होता है कि भाई नियम कानूनों का सख्ताई से पालन करना, नियम कानूनों में छूट ना देना। उदारीकरण में ये होता है नियम कानूनों में छूट दे दी जाती है। तो ये उदारीकरण की नीति अपनाई, उदारीकरण की नीति अपनाई। आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि सोवियत संघ के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती थी? समाजवादी व्यवस्था अपनाई जाती थी। उस समाजवादी व्यवस्था से
इस व्यवस्था को किसमें कन्वर्ट किया गया था? इसको समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कन्वर्ट किया गया था, बदला गया था। जब बदलाव हुआ तो इन्होंने एक साथ बदलाव किया, तीव्र गति से बदलाव किया, और तीव्र गति से जो बदलाव हुआ वो सही ढंग से बदलाव हो नहीं पाया, उसको सहन नहीं कर पाए, वो व्यवस्थाएं बैठ नहीं पाई। और जब ये बैठ नहीं पाई तो इससे यूएसएसआर की जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं चरमरा गई थी। तो ये इसके कुछ परिणाम है। शॉक थेरेपी आपको ये समझना पड़ेगा कि आघात पहुंचा करके उपचार करना। हम कहे तो अब मैं यहाँ आपको जब मैं करा रहा था तो आप अब समझ में आया होगा आपके, आघात पहुंचाकर यहाँ पर भी किसका प्रभाव नजर आ रहा है? अमेरिका का प्रभाव नजर आ रहा है। अमेरिका अब दुनिया में एक महाशक्तिशाली संपन्न देश बन गया। अच्छा, मैं आपको जो बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव के प्रयासों के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो दो कारण तो मैंने आपको बता ही दिए थे। एक तो जनता का कहना था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार कर रहे हैं वो तीव्र गति से नहीं कर रहे हैं। एक तो ये परिणाम था, जनता उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थी, उनके सुधारों से संतुष्ट नहीं थी। उनका कहना था कि तीव्र गति से विकास करना चाहिए, जो धीमी गति से ये विकास कर रहे हैं। उनके मिखाइल गोर्बाचेव की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही वहां के कार्यकर्ता ही खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार कर रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से सुधार कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि पुरानी व्यवस्थाओं के तहत उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे और विशेष अधिकारों को वो खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उनको ये नजर आ रहा था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार कर रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, तो वो आंतरिक संघर्ष को नहीं रोक पाए। तो एक ये दो परिणाम ये हुए। और तीसरा चौंकाने वाला पर्यवेक्षकों के सामने जो परिणाम, वो तीसरा के जो कारण निकल करके आया वो ये था कि रूस और बाल्टिक गणराज्य इन्होंने संप्रभुता की मांग कर दी। इन्होंने कहा भाई हम अलग होंगे, पृथक होंगे, जबकि ये उम्मीद इनसे नहीं थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि मध्य एशियाई गणराज्यों से की जानी चाहिए थी। मध्य एशियाई के गणराज्य और रूस और बाल्टिक गणराज्य, यानी कि रूस और बाल्टिक गणराज्य ये अलग और मध्य एशियाई गणराज्य अलग, ये आपस में जनता इनकी अलग थलग महसूस करती थी अपने आप को। इनका रूस का और मतलब बाल्टिक गणराज्य जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो इस्टोनिया के लिए, लिथुआनिया के लिए, लताविया के लिए, इन देशों के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और पूर्वी यूरोप के देशों के लिए। इनका मानना था कि जो मध्य एशिया के गणराज्य हैं ये पिछड़े हुए हैं, और इन पिछड़े हुए देशों के विकास के लिए हम पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करें, ये इनका मुख्य कारण था। और मध्य एशियाई के गणराज्यों के साथ में ये जाति के, वो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर और अर्थव्यवस्था के आधार पर ये क्या करते थे? भेदभाव करते थे, उनसे अलगाव की नीति अपनाते थे। ये जबकि संप्रभुता की मांग मध्य एशिया के गणराज्यों को करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने नहीं की। मांग किसने की? रूस और बाल्टिक गणराज्यों ने की। ये एक चौंकाने वाला कारण सबसे सामने रहा। और ये आगे चल करके ये इनका परिणाम ये निकल के आया। उन्होंने कहा कि भाई हम इनके मध्य एशिया के जो गणराज्य हैं इनके विकास के लिए हम पैसा क्यों लगाएं, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। तो इस वजह से ये सोवियत संघ के विघटन का मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों के बावजूद भी सोवियत संघ के विघटन का कारण तीसरा ये भी बना था। तो तीन कारण आपको सोवियत संघ के विघटन के कारणों में आपको याद रखने पड़ेंगे। तो प्रिय दोस्तों, मैं अगली क्लास के अंतर्गत, ये तो मैंने आपको करा दिया, अब लास्ट वाला टॉपिक रह गया सोवियत संघ का वो शॉक थेरेपी क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। और शॉक थेरेपी फिर से समझ लेना भाई। शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर एक उपचार करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मॉडल दिया वो विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया था, और इस मॉडल के तहत सारी समाजवादी व्यवस्था को किसमें कन्वर्ट किया गया था? पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया था। मुक्त बाजार व्यवस्था को बल दिया, व्यापार करने पर बल दिया, और मुद्रा का जो परिवर्तन है वो दूसरे देशों में हो सके, ये व्यवस्था को अपनाया गया। सारी वो जो खेती होती थी वो समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट कर दी गई, सरकारी क्षेत्र से प्राइवेट क्षेत्र में ला दिया गया।
तो ये बहुत सारे जो बदलाव हुए, ये जो हम शॉक थेरेपी की विशेषताएं कह सकते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या हैं, तो इन शॉक थेरेपी की विशेषताओं के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। अगली क्लास में आपको कराऊंगा सोवियत संघ के वेतन के शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकल के आए। इस क्लास में मैंने जो भी आपको बताया, आप इस क्लास से सेटिस्फाई हो तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें प्रिय दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। जय हिंद।